स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज वीकली एक्सपायरी के दिन मिड कैप्स की तरफ से आउट परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी, लेकिन निफ्टी जो ऊपर खुला अब धीरे धीरे करके फिर फिसलता हुआ और 22,200 के नीचे इस समय एक बार फिर ट्रेड देखने को मिला। तो 32 अंकों के नुकसान पर आपको इंडेक्स दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की तरफ से प्रेशर बढ़ता हुआ करीब 92 अंकों का नुकसान इधर बनता दिखाई दिया है। आप मिड कैप्स देखिएगा तो वहाँ पर 300-350 पॉइंट का इजाफा ज़रूर बनता दिखाई दिया, लेकिन प्रेशर जो आ रहा है वो क्लियरली अब देखने को मिल रहा है बैंकिंग काउंटर्स की तरफ से। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय थोड़ा सा नैरो होता हुआ सुबह के मुकाबले। इस घंटे जो फ्रेश बिकवाली की पोजीशंस आ रही हैं उसके मद्देनज़र आप देखिएगा बैंकों में एक्सिस और ICICI बैंक है जो वीक है। मारुति और रिलायंस की तरफ से भी बिकवाली का दबाव। भारतीय एयरटेल उस टैरिफ हाइक की उम्मीद में अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। इसके आगे आप इन्फी, HDFC बैंक और टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स देख रहे हैं जहां पर अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दिया है। चलिए लेकर आइएगा आपके सामने हमारे जानकारों का पूरा पोर्टफोलियो और रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है। एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। ओम लीड कर रहे हैं 13.3% के रिटर्न्स के साथ। प्रशांत दूसरे स्थान पर 6.8% के रिटर्न्स और 6.2% के रिटर्न्स ब्रिजेश के हैं। क्या आपकी रणनीति होगी उस पर करेंगे चर्चा और साथ ही नए ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो पहला इस समय का पर्सपेक्टिव मार्केट पे क्या बन रहा है कंसिडरिंग आज एक्सपायरी का दिन है। प्रशांत, अप्रोच क्या होगी? तो हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स को देखें तो अभी जो लो बना हुआ है ऑलमोस्ट करीबन 22,240 मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेटली। ये अगर ब्रेक हो जाए, जो मुझे लग रहा है होगा, तो हम सबसे पहले तो 2 दिनों पहले का जो लो बना था 22,160 इसको विजिट करेंगे और वो भी अगर ब्रेक हो जाए तो शायद हम और निचले लेवल्स हो सके आज नहीं बट कल तक एक बार हम करीबन 22,020 22,040 फ्यूचर्स तक जा सकते हैं, यानी यहाँ से 200 सवा 200 पॉइंट नीचे। और वहां से मुझे लग रहा है कि एक जो बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन है वो आके शायद वहां से बाइंग आना शुरू हो जाए। तो मेरी रणनीति ये होगी कि मैं अभी भी इंडेक्स के लिए वेट करूंगा। अगर किसी के पास लॉन्ग्स हो तो मेरा फ्यूचर में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आज के लो के 10 पॉइंट नीचे 22,230। ज्यादा मैं पॉइंट्स लूज नहीं करना चाहूंगा। अगर ऑलरेडी मेरी लॉन्ग पोजीशन है तो 22,230 से ट्रेल कीजिए। अगर ट्रिगर भी हो जाए तो आप एक बार मुनाफा बांध के या अगर स्टॉप लॉस भी हो वो लेके आप बाहर हो जाए और वेट कीजिए फॉर लोअर लेवल। जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर्स में अगले 1-2 दिनों में मुझे लग रहा है कि 22,160 और वो भी अगर इंटैक्ट ना रहे तो हम करीबन 22,050-40 तक भी जा सकते हैं, जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अच्छी बाइंग, फ्रेश बाइंग शुरू हो जाए। तो फिलहाल मेरे लिए इंडेक्स वेट एंड वॉच रणनीति में रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ही अप्रोच रखना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच। ओम, आपकी स्ट्रैटेजी भी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगी? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी और गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे आज जैसे हमने देखा कि निफ्टी ने बिल्कुल ओपनिंग तो काफी अच्छा स्टार्ट हुआ था बट वहां से हमें बिकवाली देखने को मिली और एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट से मार्केट ने वहां पे घुमा है 50% में, जो कि 22,300 के अप्रॉक्स 330 के अप्रॉक्स लेवल पे वहां से आ रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी यहाँ पे नेगेटिव हमारा जो स्क्रीननेस है वो नीचे की ओर हमें ज्यादा हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। और एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 22,050 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें निकल के यहाँ पे दिखता है, जो कि ऑब्वियसली 100 पॉइंट्स यहाँ से नीचे है। तो बेसिकली अगर 20,050 के आसपास यहाँ पे आता है तो वहां पे फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बैंक निफ्टी कल भी थोड़ा वीक था और आज थोड़ी वीक दिखाई दे रहा है। तो एक 47,500 का लेवल का अगर हम ब्रेक होने का एक थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे कि अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर से यहाँ पे थोड़ी इंटेंस सेल ऑफ देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर से अभी हम थोड़ा सा पीछे हाथ अभी पीछे रखेंगे और लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन है, मिड कैप में काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। और चूंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी ऐसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक को, तो हम एक अच्छे मिड कैप जो एक अच्छे हेवी वेट्स मिड कैप की अगर हम बात करें तो वहां पे हम अभी अप्रोच ज्यादा रखें। ओके, तो मिड कैप्स पर ज़्यादा फोकस और ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही ध्यान दिया जाए। चलिए ट्रेड लेना शुरू करते हैं। पहले तो आप ब्रिजेश का पोर्टफोलियो दिखाइएगा।
जहां पर इनके जो ट्रेड्स हैं उनमें कल्याण ज्वेलर्स और आई थिंक बोरोसिल रिन्यूएबल, ये दोनों ट्रेड्स को ये होल्ड कर रहे हैं। तो एक जगह होगी ब्रिजेश नया ट्रेड जोड़ने की, बताइए क्या होगा वो स्टॉक? या गुड मॉर्निंग मैडम। तो पहले तो मैं ये जो कल्याण ज्वेलर जो है उसको मैं एक बार बुक कर लेता हूँ 417 में, जो मैं हालांकि वो उसको बुक करने ही वाला था। तो Okay. यहाँ पे ये क्लोज कर लेते हैं एक बार 417 में। और नया जो कॉल जो ऐड करेगा वो एपीएल अपोलो है। तो एपीएल अपोलो में आज एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि ये प्राइस पे हम लॉन्ग करेंगे इसको 1635 में। इसका जो स्टॉप लॉस है 1616 का रहेगा, और जो टारगेट जो देख रहा हूँ मैं वो 1675 के आसपास देख रहा हूँ। 1675 का टारगेट एपीएल अपोलो, ये नया ट्रेड है, और साथ ही साथ 1616 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। कल्याण ज्वेलर्स में प्रॉफिट बुक करें 413 के लेवल्स पर, एग्जिट ले रहे हैं ब्रिजेश इस पर्टिकुलर ट्रेड से। ब्रिजेश की तरफ से एक और ट्रेड वैसे आ सकता है, और फिर बोरोसिल रिन्यूएबल के ट्रेड को भी ये कंटिन्यू ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो प्रशांत ने भी वही किया है, 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। 2 जो ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं, एक है दीपक फर्टिलाइजर का, दूसरा फैक्ट है। बने रहने का इरादा है ना प्रशांत इन दोनों में? जी हर्षा जी, कुछ वक्त के लिए तो बने रहूंगा। अगर आफ्टरनून में स्ट्रेंथ ना दिखे तो शायद एक हाथ में एग्जिट कर लूंगा। ओके, तो इस समय होल्ड कर रहे हैं। नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप? फिलहाल जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है कार्बोरंडम यूनिवर, और वो करीबन 1588 1590 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 1545 1545, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 1725 1725 का। 1725 के लिए मौका आप तेजी की तरफ पकड़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लेना होगा आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये है फिलहाल बाय साइड का एक पर्सपेक्टिव कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जिस पर एक तेजी का व्यू आया है। ठीक है, अब चलिए लेकर आते हैं ओम का पोर्टफोलियो। और ओम ने जो ट्रेड इनफैक्ट इस समय होल्ड किए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आई थिंक अच्छा नहीं, ज़्यादातर ट्रेड्स इनके बुक आउट हो चुके हैं। वेदांता आज सुबह में बुक किया, कॉनकॉर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एग्जिट किया। ओम फ्रेश स्लेट, बताइए नया ट्रेड क्या है? जी मेरा पहला ट्रेड रहेगा यहाँ पे जेंसार टेक्नोलॉजीज पे। जेंसार टेक्नोलॉजी अप्रॉक्स 639.40 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसका 615, और टारगेट रहेगा 710 मतलब 710। 710 के टारगेट के लिए जेंसार टेक में एक तेजी का व्यू, करीब 17-18 रुपए ऊपर है काउंटर, 615 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। दूसरा ट्रेड इस समय देने का इरादा है ओम, या फिर टाइम लेंगे? मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम लूंगा। ओके, ब्रिजेश आपको भी समय चाहिए? नहीं मैडम, मेरे पास ट्रेड है, तो मैं दे देता हूँ ट्रेड। ठीक है, बताइए। बिकाजी फूड्स आप देख लीजिए। बिकाजी फूड में एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। मुझे लगता है इसमें एक मोमेंटम आपको अगला 1-2-3 दिन कंटिन्यूशन देखने को मिलना चाहिए। 546 में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें मैं 538 का स्टॉप लॉस है, इस पर मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। और इसका जो टारगेट है वो भी 575 का टारगेट लेके चलूंगा इसमें। 575 के लिए बीकाजी फूड में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन रही है। वैसे स्पेस में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। 575 का टारगेट और 538 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है ब्रिजेश की तरफ से पिक्स। क्या पिक्स रंग ला रहे हैं या नहीं, उस पर एक नज़र आगे बनाएंगे, लेकिन पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। LIC के दरअसल जो नतीजे आए हैं वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिला जुला रुख रहा है। ब्याज से आय में 12% तक की वृद्धि जरूर देखने को मिली, लेकिन मुनाफा करीब 8% गिरा है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार, ग्रॉस NPA 4% से घटकर करीब 3.3% के आसपास आए। अगर आप NIMs देखें तो वहाँ पर करीब 15 बेसिस पॉइंट तक की वृद्धि देखने को मिली है। डिसबर्समेंट्स 13% है, लेकिन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ सिर्फ 4% के आसपास है। हमारे साथ कंपनी के MD और CEO त्रिभुवन अधिकारी है। अधिकारी जी, सबसे पहले तो मैं ये डिसबर्समेंट का आंकड़ा कंपेयर टू योर AUM पर ही सवाल लेना चाहूंगी। एक अच्छी ग्रोथ आपके डिसबर्समेंट्स में देखने को मिली है, वहां पर पिकअप क्लियरली है, लेकिन वो AUMs में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? हर्षदा, हाँ, Q4 की अगर बात करें तो हमारा डिसबर्समेंट करीबन 15% से ग्रो हुआ है, पर अगर आप पोर्टफोलियो या लोन बुक की बात करें तो ग्रोथ केवल 4% दिखा रहा है। और कारण ये है कि काफी कुछ बिजनेस रीपेमेंट, प्रीपेमेंट और की वजह से हमारे
काफी लोन्स हमारे बुक से निकलते भी हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि लोग अपना लोन प्रीपे करते हैं और रीपे करते हैं। तो इस वजह से ये आपको डिसबर्समेंट ग्रोथ और बुक ग्रोथ में ये अंतर जो आपको दिख रहा है, ये उसका कारण वही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लोन्स बुक भी कंप्लीट पे आउट भी हो रहे हैं, इसीलिए वो AUMs इतने खासे ग्रो नहीं हो रहे जितने आपका शायद डिस्पर्समेंट। फेयर इनफ। अच्छा, इस तिमाही में क्योंकि आपने कहा कि डिस्पर्समेंट अच्छा है, नियरली 13-15% तक का पिकअप देखने को मिला है, ये किस तरह की ज्योग्राफीज से आ रहा है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कितनी डिमांड जो इस समय मार्केट में है वो कन्वर्ट हो रही है लोन्स में आपके लिए? Q4 की जो प्रदर्शन हमारा रहा, जैसे कि मैंने कहा, डिसबर्समेंट में हमने 15% ग्रोथ दिखाया है Q4 में। और जो भी हमारे इश्यूज थे जो कि साल की शुरुआत में हमें देखने को मिले थे, या जिनसे हम जूझ रहे थे, वो सब मोर और लेस रिजॉल्व हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्ष 24-25 में हमारी ग्रोथ डबल डिजिट्स में रहेगी। मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दूंगा, पर इतना आश्वासन जरूर दूंगा कि ग्रोथ डबल डिजिट्स में रहेगी। ओके, आप डबल डिजिट लोन ग्रोथ का भरोसा दे रहे हैं। और किन ज्योग्राफी से डिमांड है सर, अगर उसका कुछ उल्लेख कर पाए? कितनी 2-3 टियर वाले मार्केट से भी पिकअप देखने को मिला है? डेफिनेटली 2-3 में भी डिमांड है, और टियर 1 टियर 2 तो अच्छा कर ही रही हैं। और ट्रेडिशनली हम भी इन दोनों टियर 1 और टियर 2 में हमारा भी अच्छी प्रेजेंस है। टियर 3 में डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड में काफी कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हमें खास एक डिमांड में ग्रोथ नजर आ रही है। और इस साल, जैसे कि मैंने Q3 में इंगित किया था, इस साल थोड़ा सा अफोर्डेबल सेगमेंट में भी हम जाने की कोशिश करेंगे। और बाकी प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट लोन या बिल्डर फाइनेंस हम जिसे कहते हैं, उस क्षेत्र में भी काफी कुछ डिमांड है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स इच्छुक हैं लोन लेने के लिए, तो उस एरिया में भी हमें डिमांड दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, नटशेल में अगर मैं बात करूं, हाँ, डिमांड सब तरफ है, डिमांड की कोई कमी नहीं है, डिमांड में कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही है। अब ये हम पर है कि बस इस डिमांड को मीट करने के लिए हम अपने आप को तैयार रखें और इंश्योर करें कि हम मार्केट में हैं। ये डिमांड, ताकि इस डिमांड की पूर्ति हम कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके एसेट क्वालिटी में डेफिनेटली सुधार देखने को मिला है। 3.3% के आसपास आपका ग्रॉस NPA आया है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ NPA राइट ऑफ्स भी है? हाँ, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने करीबन 1000 करोड़ के एनपीओ टेक्निकल राइट ऑफ, ये राइट ऑफ नहीं है, ये बेसिकली बैलेंस शीट से हटे हैं। जहां तक कंपनी का सवाल है, ये 1000 करोड़ के जो एनपीएज हैं, ये हमारे लिए अभी भी हमारे मैं ये मतलब लोन बुक नहीं कहूंगा, पर ये हमारे बुक्स में है। इनको हमने राइट ऑफ नहीं किया है, इनको हमने बैड डेट घोषित नहीं किया है। इन पर जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, फॉलो अप हम कर रहे हैं रिकवरी के लिए, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। सो टेक्निकली ये बैलेंस शीट से ये रिटर्न ऑफ है, तो बैलेंस शीट में ये नजर नहीं आएंगे और पोर्टफोलियो में भी नजर नहीं आएंगे। बट फॉर ऑल इफेक्टिव पर्पसेस ये हमारे क्या कहेंगे, संज्ञान में है, हमारे बुक्स में है। इनको हमने बैड डेट्स घोषित नहीं किया है। ओके सर, फिर FY25 में कितने और सुधार की उम्मीद की जा सकती है एसेट क्वालिटी में? हाँ, एनपीए पे हमने, जैसे कि मैंने कहा, लास्ट ईयर 4.37% से हमने शुरुआत की थी गत वर्ष, और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल था हमारे लिए। 4.37% बहुत ही ज्यादा था, इंडस्ट्री एवरेज से तो निश्चित रूप से ज्यादा था। तो साल भर की मेहनत के बाद हम 31 मार्च 2024 को 3.31 पे आए हैं। तो लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। पर मैं समझता हूं जो मेहनत हमने की है गत वर्ष, और इस साल भी जो हमारा फोकस रहेगा इस एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, वो रंग लाएगी। और डेफिनेटली हमारा जो स्टेज 3 EAD परसेंटेज है, जो कि अभी 3.31 है, इससे तो निश्चित रूप से हम नीचे आए।
सर फाइनली मैं एक चीज़ आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी। जब हम डिमांड की बात कर रहे थे, आपने कहा कि अब आप अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ से भी डिमांड देख रहे हैं और वहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन वाकई में क्या सेगमेंट आप जैसे लेंडर्स को कुछ रिटर्न कमा कर देता है क्या? अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस साल में। अफोर्डेबल हाउसिंग में ऑनेस्टली स्पीकिंग हम नहीं थे। अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज्यादा हमारा फोकस भी नहीं था। हम ज्यादातर टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड थे। अफोर्डेबल हाउसिंग हमको टीयर 3 सिटीज में काफी कुछ उम्मीद नजर आ रही है, डिमांड नजर आ रहा है। तो इस साल जैसे कि मैंने कहा, हमारा फोकस एरिया रहेगा कि हम ये टीयर 3 सिटीज में हम जाएं। उसके लिए हम तैयार भी हैं। हमने गत वर्ष 50 नए एरिया ऑफिसेस खोले हैं। ये ज्यादातर हमारे टीयर 3 सिटीज में ही लोकेटेड हैं। तो लास्ट ईयर तो सेटअप वेटअप करने में ही पूरा समय निकल गया हमारा मोस्टली। Q4 में ये कंट्रीब्यूट कर पाए हैं थोड़ा बहुत बिजनेस पे। बट दिस ईयर डेफिनेटली से पूरा साल इनके पास में है और इन 50 एरिया ऑफिसेस से टीयर 3 टाउन्स में हमें लगता है कि हमें एक अच्छा योगदान मिलेगा बिजनेस में। बहुत बहुत शुक्रिया अधिकारी साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर FY25। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपको आइडेंटिफाई करके दिए हैं उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस बीच 54 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है और करीब करीब 225 पॉइंट के नुकसान पर आपका निफ्टी बैंक भी कर रहा है कारोबार। फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फटाफट से हमारे जानकारों ने जो आज ट्रेड्स लिए हैं उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर दो ट्रेड्स आए हैं। दो ट्रेड्स आए हैं राधा ब्रिजेश की तरफ से और प्रशांत ने इनफैक्ट एक ट्रेड जोड़ा, एक ट्रेड ओम ने जोड़ा है। तो ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में बीकाजी नया ट्रेड है, 575 टारगेट, 538 स्टॉप लॉस। अपोलो ट्यूब्स, APL अपोलो ट्यूब्स राधा 1675 टारगेट और 1616 स्टॉप लॉस। बोरोसिल रिन्यूएबल को ये कर रहे हैं कैरी। बोरोसिल रिन्यूएबल आज थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। APL अपोलो का योगदान नहीं पॉजिटिव में, बीकाजी 0.12% जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं ओम के पोर्टफोलियो पर, तो जेंसार ही जोड़ा है, 710 का टारगेट है, 615 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली रखी है इन्होंने। यहाँ पर जेंसार की तरफ से ज़्यादा कुछ योगदान तेज़ी की तरफ हो नहीं रहा है। अब आइए आप प्रशांत के पोर्टफोलियो पर, तो दीपक फर्टिलाइजर और फैक्ट कैरी किया। दीपक का टारगेट 645 है, फैक्ट का 800। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल नया ट्रेड है, 1845 के लिए तेज़ी करें, 1545 इनका स्टॉप लॉस है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति में 0.82% का योगदान कार्बोरेंडम में, लेकिन फैक्ट और दीपक में अब मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। ओवरऑल जो मुकाबला है, ओम अभी भी लीडरशिप पोजीशन में 13.47% के रिटर्न्स इनके। ब्रिजेश अब दूसरे स्थान पर 8.21% के रिटर्न्स पर एंड 7.38% की कमाई हो रही है प्रशांत की तरफ से। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। गुड लक जेंटलमैन। आज के ट्रेड के लिए कोई भी बदलाव होगा तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। वो जानकारी हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालेंगे और ऑफ कोर्स 1 बजे एक रिकैप भी लेकर आएंगे। डे हाई से बाजार की हालत पतली होती हुई अब लग ऐसा रहा है फ्रेश लो पर। बाय द वे इस समय ट्रेड हम कर रहे हैं जो 22,113 का है आज के दिन के लिए। 87 अंकों की गिरावट और शायद हम 22,100 को भी टेस्ट करें कुछ क्षणों में। निफ्टी बैंक की भी स्थिति नरम, करीब 233 अंकों के नुकसान पर इस समय 47,455 के लेवल्स पर कर रहा है कारोबार। डे हाई से 200 पॉइंट नीचे निफ्टी 50, तो 550 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक में देखा जा रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी कूल ऑफ करने लगा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर भी आप देखिएगा मिड कैप इंडेक्स में 300 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन डे हाई से दिख रहा है, तो बिकवाली बढ़ने लगी है। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।